दोस्तों नमस्कार, मैं केसी बैरवा आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज जो अपन सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग RAC ME 301 है और इसमें जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, इससे पहले अपन के पहले की वीडियो में अपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़े थे। अब अपन इसमें पढ़ेंगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसके तहत इस टॉपिक के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि जो आपके पास में वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है और ये किन साइकिल पर काम करता है तथा इसका COP की एक्सप्रेशन क्या होती है, COP कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, देखिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम जैसे अपने पहले भी पढ़े हैं, अपने रिवर्स कार्नोट सिस्टम पढ़ा है, रिवर्स जूल साइकिल पढ़ा है, ये सारे के सारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए काम में लिए जाते हैं। जो एयर सिस्टम के एयर एज ए रेफ्रिजरेंट के रूप में, गैस एज ए रेफ्रिजरेंट के रूप में अपन काम में लेते हैं। लेकिन जहाँ अपन वेपर की बात करते हैं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भी अगेन अपने पास में रिवर्स पावर साइकिल को यूज किया जाता है और वो साइकिल है रैंकिन साइकिल। यानी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अपन जो काम मिलाते हैं वो रिवर्स वेपर पावर साइकिल होता है, वो अपन यूज करते हैं। अदर सिस्टम्स में जो अपन यूज करते थे आइदर द एयर और गैस जो रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज करते थे, वहाँ एयर का और गैस का किसी तरह का फेज चेंज नहीं होता था, वो पूरे सिस्टम में गैसियस ही फेज में रहता था, सिर्फ उसकी कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होते थे। लेकिन अपन इस वेपर कंप्रेशन सिस्टम की बात करते हैं, इस सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिफरेंट फेज में होता है। जैसे आपके पास कंडेंसर की बात करते हैं तो कंडेंसर में लिक्विड फेज में होता है, कंप्रेसर में कम्प्लीटली वेपर फेज में होता है, आइदर वेपर फेज में भी आपके पास सुपर हीटेड वेपर फेज में होता है, और इस तरह से आपके पास में डिफरेंट जो कंपोनेंट है वो डिफरेंट फेजेस में होता है। इस वजह से इसको वेपर कंप्रेशन सिस्टम बोलते हैं। मेन क्या है कि इसको वेपर को कंप्रेस किया जाता है कंप्रेशन सिस्टम में, और वहाँ पर कंप्रेशन सिस्टम में इसके डिफरेंट सिचुएशंस में इसकी कंडीशन, वेपर की कंडीशंस अलग अलग होती है कि आइदर तक कंप्रेसर को इनलेट दिया है, आपने वेट वेपर दिया है, आपने ड्राई और सैचुरेटेड दिया है, आपके वेट के आपके पास में आफ्टर कंप्रेशन आपके पास में जो वेपर की कंडीशन क्या है, इनके आधार पर, इसी वजह से इसको वेपर कंप्रेशन सिस्टम बोला जाता है। सो इसमें जो प्रोसेस होता है कंप्रेशन, वो आइसोट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है और इन डिफरेंट इनलेट और आउटलेट की कंडीशन डिफरेंट हो सकती है। कि जैसे कंप्रेसर पर इनलेट है, वो एंट्रेंस जो स्टीम है आपके पास में, कंप्रेसर के एंट्रेंस पे जो वेपर है वो वेट कंडीशन में हो सकती है, एग्जिट पे ड्राई एंड सैचुरेटेड हो सकती है। एंट्रेंस पे ड्राई एंड सैचुरेटेड होगी तो एग्जिट पे आपके पास सुपर हीटेड हो सकती है, और एंट्रेंस पे भी आपने सुपर हीटेड दे रखा है तो एग्जिट पे भी आपके पास में सुपर हीटेड होगी। इस तरीके से जो साइकिल है, ये जो वेपर कंप्रेशन साइकिल है, ये ऑलमोस्ट सारी एप्लीकेशंस में सुटेबल है, चाहे वो फ्यू वाट से लेकर मेगावाट तक के आपके पास में रेफ्रिजरेशन सिस्टम से हैं। डिफरेंट रेफ्रिजरेंट्स आप यूज करते हैं और डिफरेंट एप्लीकेशंस विद कैपेबिलिटीज़ जस्ट लाइक एज आपके पास में इधर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी है, आपके पास में आइस प्लांट में भी आपके पास में कूलिंग स्टोरेज हैं, उनके पास में आप फ्यू टन से लेकर 100 टन तक जो ऑल कैपेसिटीज़ में डिफरेंट रेफ्रिजरेंट यूज करके अपने इसको काम में लेते हैं। अपन रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करते हैं। अब ये एक स्टैंडर्ड सिंगल स्टेज सैचुरेटेड वेपर कंप्रेशन साइकिल की बात करते हैं। इसमें मेन जो कंपोनेंट होते हैं वो आपके 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है कंप्रेसर, दूसरा कंपोनेंट होता है कंडेंसर, तीसरा कंपोनेंट होता है एक्सपेंशन वाल्व और चौथा होता है इवेपोरेटर। इस साइकिल को जैसे आपके पास में दिखाया गया है, ये आपके पास में कंप्रेसर है, ये कंडेंसर है, ये एक्सपेंशन वाल्व है और ये इवेपोरेटर है। चारों कंपोनेंट में 4 प्रोसेस होते हैं
उन चारों प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस 1 to 2 जैसा आपको दिखाया गया है 1 to 2, ये आइसोट्रोपिक की कंप्रेशन प्रोसेस होता है जो कंप्रेशन में होता है, जहां पर वेपर को कंप्रेस किया जाता है। दूसरा जो प्रोसेस है 2 to 3 आपके पास में ये आपके पास में कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है जो कंडेंसर में होता है। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट से हीट रिमूव की जाती है इन आइदर द सेंसिबल हीट फॉर्म और लेटेंट हीट फॉर्म, और यहाँ पर इसका फेज चेंज हो जाता है वेपर टू ए लिक्विड। तीसरा प्रोसेस आपको दिखाया गया है 3 to 4। ये प्रोसेस एक्सपेंशन वाल्व में होता है और यह प्रोसेस आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस होता है, यानी इसमें प्रोसेस में एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। अगेन ये एक्सपेंशन प्रोसेस होता है इसमें। और चौथा प्रोसेस आपको दिखाया गया है 4 to 1। ये अगेन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, लेकिन ये हीट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है जो हीट रिमूव करता है यहाँ से, और इससे हीट जो रेफ्रिजरेंट हीट पिकअप करता है और खुद लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस कंप्रेसर में, दूसरा प्रोसेस कंडेंसर में, तीसरा प्रोसेस एक्सपेंशन वाल्व में, और चौथा प्रोसेस इवेपोरेटर में। इन प्रोसेस को आगे अपन पीवी और टीएस और एचएस और पीएच चार्ट पर देखते हैं। यहाँ पर आपको पीवी, टीएस और एचएस और पीएच चार्ट दिखाए गए हैं, डायग्राम दिखाए गए हैं। इन डायग्राम्स को देखिए। यहाँ पर फर्स्ट आपका पीवी डायग्राम है, ये आपके पास में पी है और ये वी है। 1 to 2 आइसोट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस दिखाया गया है। यहाँ पर ये कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होता है कि वॉल्यूम रिड्यूस होता है और प्रेशर इंक्रीज होता है। सो देखिए आपके पास में यहाँ से ये प्रेशर P1 है और ये प्रेशर P2 है। P2 इज हायर देन P1, लेकिन वॉल्यूम V2 इज लेस देन V1, इस वजह से कंप्रेशन प्रोसेस है। यहाँ से अगेन आपके पास में 2 to 3 ये कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। यहाँ से जब हीट रिजेक्ट होगी तो अगेन उसका वॉल्यूम रिड्यूस होगा और आपके पास में यहाँ से वेपर से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि पॉइंट 3 पर दिखाया गया है। यहाँ प्योरली लिक्विड है। चूँकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, इस वजह से आपके पास में ये प्रोसेस दिखाया गया है। तीसरा प्रोसेस आपके पास में 3 to 4 आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है। ये एक्सपेंशन प्रोसेस होता है जो एक्सपेंशन वाल्व में होता है। इसमें इसकी एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, लेकिन अगेन एक्सपेंशन होता है, इस वजह से प्रेशर रिड्यूस होता है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। 4 to 1 आपके पास में ये अगेन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, जिसमें हीट एक्सट्रैक्ट होती है। यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट है आपके पास में हीट पिकअप करता है और यहाँ से अगेन ये वेपर फेज से आपके पास में इसकी क्वालिटी यानी ड्राइनेस इसकी बढ़ती चली जाती है और यहाँ आते आते ये ड्राई एंड सैचुरेटेड हो जाता है, क्योंकि ये लेटेंट हीट पिकअप करता है। इसी तरह से दूसरा चार्ट अपन दिखाया गया है एचएस चार्ट, सॉरी टीएस चार्ट। इसमें टी ये है और एस ये है। एस इन द सेंस है एंट्रोपी, टी इन द सेंस है टेम्परेचर। यहाँ से 1 to 2 प्रोसेस आपको दिखाया गया है। इसमें वर्टिकल लाइन दिखाई गई है, ये कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस है। इस कंप्रेशन प्रोसेस में आपके पास में प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों इंक्रीज होते हैं, जैसे कि आपको दिखाया गया है। टेम्परेचर यहाँ पर T1 है और यहाँ पर T2 है। आफ्टर कंप्रेशन प्रोसेस आपके पास में ये 2 to 3 प्रोसेस जो आपको दिखाया गया है, ये कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। चूँकि कंप्रेशन के बाद में हीट आपकी सुपर हीटेड है, इस वजह से 2 पॉइंट से 2 डैश तक आपके पास में सेंसिबल हीट लॉस करेगा। यहाँ पर इसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा। और 2 डैश टू 3 पॉइंट है आपके पास में, यहाँ पर ये लेटेंट हीट रिमूव होती है इसकी, इस वजह से ये आपके पास में कांस्टेंट है। 3 पॉइंट पर अगेन आपके पास में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और 3 to 4 प्रोसेस है वो अगेन आपके पास में H=C एंथैल्पिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आपके पास में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों रिड्यूस होते हैं, जैसे कि आपको दिखाया गया है, लेकिन एंट्रोपी इंक्रीज होती है। देखिए यहाँ से और यहाँ तक। अगेन यहाँ पर भी डॉट से दिखाया गया क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है। और 4 to 1 प्रोसेस अगेन आपके पास में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है और इसको कांस्टेंट टेम्परेचर इस वजह से दिखाया गया कि यहाँ पर जो हीट पिकअप कर रहा है ये रेफ्रिजरेंट वो लेटेंट हीट है, इस वजह से लेटेंट हीट कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है। और यहाँ आते आते ये हीट ड्राई एंड ये जो रेफ्रिजरेंट की वेपर है वो ड्राई एंड सैचुरेटेड हो जाती है। ये जो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट आपके पास में हीट यहाँ से पिकअप करता है, इस वजह से इसको रेफ्रिजरेंट इफेक्ट कहते हैं।
यानी आपके पास में ये जो हीट पिकअप कर रहा है ये रेफ्रिजरेंट इफेक्ट के बराबर है। इसी चार्ट को तीसरा चार्ट अपने पास में HS है, देखिए यहाँ पर अगेन ये आपके पास 1 to 2 जो है अगेन आइसोट्रोपिक प्रोसेस जैसे दिखाया गया है। 2 to 3 आपके पास में कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस, इसमें एंथैल्पी आपकी ड्रॉप होती चली जाती है, यहाँ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर एंथैल्पी आपके पास में H2 है, यहाँ H3 है। 3 to 4 में आपकी एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, इस वजह से हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर H3 = H4। अगेन एंट्रोपी आपकी इंक्रीज होती है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, S4 इज ग्रेटर देन S3। इन तीनों के अलावा जो मेन चार्ट है आपके पास में वो होता है pH चार्ट, जिससे अपने सीधे डायरेक्ट अपन रीडिंग कर सकते हैं, और इस pH चार्ट की सहायता आप अपने सीधी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस चार्ट को ऐसे दिखाया गया है कि आपके पास में अगेन ये प्रोसेस दिखाया गया है 1 to 2 जो आइसोट्रोपिक प्रोसेस होता है। pH चार्ट पर आइसोट्रोपिक की लाइन इस तरह से होती है। इनिशियली कंडीशन आपके पास में ड्राई एंड सैचुरेटेड है, आफ्टर कंप्रेशन ये सुपरहीट हो जाती है जैसे कि आपको दिखाया गया है। H1 अपन सीधे यहाँ से नोट कर सकते हैं, ये वैल्यू H1 होगी और ये वैल्यू H2 होगी। क्योंकि ये प्रोसेस आइसोट्रोपिक प्रोसेस है, इस वजह से S1 = H2 का जो कंडीशन लगाकर अपना H2 की कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर स्टीम की जो वेपर है उसकी क्या कंडीशन होगी, सुपरहीटेड होगी, ड्राई एंड सैचुरेटेड होगी, जो भी है आप उसके आधार पर। 2 to 3 आपके पास में हीट रिजेक्शन प्रोसेस है जो कंडेंसर में होता है। इस प्रोसेस में यहाँ से यहाँ तक आपके पास में जो वेपर है ड्राई सैचुरेटेड तक कन्वर्ट होगी, और यहाँ पर ये सेंसिबल हीट लूज करेगा, और यहाँ से यहाँ तक ये लेटेंट हीट यूज करेगा, और यहाँ आते आते कंप्लीट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। 3 to 4 प्रोसेस आपको दिखाया गया है आइसो एंथैल्पी प्रोसेस है, इसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी, H3 और H4 बराबर हैं आपके पास में, ठीक है। लेकिन आपके पास में एक्सपेंशन प्रोसेस है, इस वजह से P3 इज ग्रेटर देन P4, और टेम्परेचर भी आपके पास में T3 इज ग्रेटर देन T4। 4 to 1 अगेन आपके पास में हीट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, जहाँ पर रेफ्रिजरेंट आपका हीट रिमूव करता है, और ये प्रोसेस इवेपोरेटर में होता है जैसे कि आपको दिखाया गया है। और ये जो आपके पास में एंथैल्पी डिफरेंस H1 - H4 है, ये आपके पास में रेफ्रिजरेंट इफेक्ट के बराबर होता है, ठीक है। सो कंप्रेशन वर्क कितना हुआ आपके पास में H2 - H1, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट क्या हुआ H1 - H4, ठीक। और H4 और H3 सेम है, तो ये जो H3 की वैल्यू है अपने पास में हाई प्रेशर जो लिक्विड की एंथैल्पी होगी वो H3 की बराबर होगी। सो इसको आप यहाँ से सीधा मेजर कर सकते हैं H3 की वैल्यू, क्योंकि H3 = H4। इस तरह से आपको रेफ्रिजरेंट में इस सिस्टम में साइकिल पे आपके पास pH चार्ट पर जिनकी जरूरत पड़ेगी वो H1 होगा, H2 होगा, H3 होगा, और इन तीनों वैल्यूज़ के होते ही आप यहाँ से इसका COP फाइंड आउट कर सकते हैं, कंप्रेशन वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कितना होगा। आगे देखिए इसके एनालिसिस में। अब इस जो साइकिल के एनालिसिस की बात करते हैं, इसको स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल है। इस साइकिल के एनालिसिस से पहले अपन कुछ एजम्पशंस मानते हैं, और उन एजम्पशंस में पहला है स्टेडी फ्लो, यानी अपने मानते हैं कि उसके अंदर जो फ्लो हो रहा है, रेफ्रिजरेंट जो फ्लो हो रहा है वो स्टेडी फ्लो है। दूसरा एजम्पशन अपने मानते हैं किसमें कि जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज है, चाहे आपके पास में डिफरेंट कंपोनेंट्स में है, पाइप में है, वो किसी भी तरह के आपके पास में चेंजेस नहीं हैं। तीसरा जो अपन मानते हैं कि आपके पास में डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं और पाइपलाइन से उनमें किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर आइदर सराउंडिंग्स से सिस्टम को और सिस्टम से सराउंडिंग को नहीं हो रहा है, यानी हीट किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, इसकी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से लगाते हैं चारों कंपोनेंट्स के लिए। और दूसरी बात यह है कि अपन को इसमें ये मानते हैं कि इसके अंदर जो फ्लो हो रहा है रेफ्रिजरेंट का वो यूनिट मास फ्लो के रेट से फ्लो हो रहा है, यानी फ्लो क्या है, यूनिट मास है आपके पास में। मानते हैं कि अपने पास में एंथैल्पी जो है आपके पास में जो H1 है, ये कंप्रेसर के एंट्रेंस पे जो एंथैल्पी है वो H1 है, जिसको अपन इवेपोरेटर से एग्जिट भी मान सकते हैं। दूसरी एंथैल्पी आपके पास में H2 है जो कंप्रेसर से एग्जिट हो रही है। तीसरी एंथैल्पी आपके पास में जो थ्रोटल वाल्व पर एंटर हो रही है और कंडेंसर से एग्जिट हो रही है। और चौथी एंथैल्पी जो आपके पास में है वो इवेपोरेटर के एंटर पर है, ठीक है, इवेपोरेटर के एंटर पर है। इस तरह से आपके पास में डिफरेंट एंथैल्पीज अपन जो है पीएच चार्ट से, जैसे मैंने आपको बताया है, पीएच चार्ट से अपन इनको फाइंड आउट कर सकते हैं।
H1 PH चार्ट से H2 आप H1 H2 कैलकुलेशन से लगाने के बाद में H2 पर क्या कंडीशन होगी आपके पास में, उसके आधार पर H2 की कैलकुलेशन कर सकते हैं। H3 आपके पास में जो थ्रोटल वाल्व की एंट्री है वहाँ से है, तो आपके पास में H3 जो हाई प्रेशर पर है उस लिक्विड की एंथैल्पी वो H3 होगी। और H4 जो इवेपोरेटर के अंदर एंटर कर रहा है, लेकिन ये H3 और H4 आपके पास में दोनों सेम होती हैं, क्योंकि आपके पास में जो कंप्रेसर वर्क है, सॉरी जो थ्रोटल वाल्व में जो प्रोसेस होता है वो आइसो एंथैल्पी प्रोसेस होता है, यानी उसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। सो H3 इक्वल टू H4 होंगे। ठीक है, इस तरह से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट आते हैं प्रोसेस 1-2 जो कंप्रेसर में है आपके पास में। ये आइसोट्रोपिक प्रोसेस होता है जिसमें आपके पास में S1 इक्वल टू S2 होगी। यदि मैं एनर्जी बैलेंस की बात करता हूँ या स्टेडी एनर्जी इक्वेशन लगाता हूँ, तो इनपुट और आउटपुट के जो टोटल बैलेंस मैं करता हूँ, तो इनपुट कंप्रेसर को ये जा रहा है और इनपुट पे मैंने कंप्रेसर को वर्क दिया और टोटल किसके बराबर होगा, H2 के बराबर होगा। यानी ये दोनों इनपुट है और ये आउटपुट पर एंथैल्पी है। इस तरह से मैं वर्क आउटपुट निकाल सकता हूँ कि कंप्रेसर को कितना वर्क इनपुट मैं दे रहा हूँ, यानी कंप्रेसर पर कितना वर्क करना पड़ रहा है। सो कंप्रेसर पर जो वर्क करना पड़ रहा है वो W इन इक्वल टू H2 माइनस H1 के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से मैं कंप्रेसर में जो वर्क है, यानी कंप्रेसर पर कितना वर्क पर यूनिट मास फ्लो के लिए अपन है वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो होगा आपके पास में दोनों का डिफरेंस, H2 माइनस H1 का डिफरेंस। दोस्तों नमस्कार, मैं केसी बैरवा, आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। इसी के साथ धन्यवाद।